Okay students, welcome again in a new topic that is Ohm's law. इस टॉपिक के बारे में आपने क्लास 10 में भी स्टडी किया है कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करें, तो उसमें कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है और जो करंट फ्लो करता है कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा। ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वायर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल कम होगा तो करंट की वैल्यू भी कम होगी। तो ओम्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू a conductor I is proportional to potential difference applied across the ends of the conductor. So you can write the statement: electric current through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor. Or we can say V is proportional to I. We can write like this. Or V is equal to, when you change proportionality into equality, then you have to add a constant, that is Ri. This R is constant and is known as resistance of the conductor. This is a specific property of the conductor. ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक चीज फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए। The current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across the end of the conductor, provided its physical condition remains same. What are those physical conditions? That means temperature remains same, pressure remains same, and conductors के ऊपर जो स्ट्रेन लग रही है, जो खिंचाव है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, वो भी सेम रहे, उनमें फिजिकल कंडीशन में नहीं परिवर्तन आना चाहिए। तो करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा आई के। और इस आर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं कंडक्टर का। रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये कंडक्टर की एबिलिटी है विच गिव्स यू द मेजर ऑफ इट्स अपोजिशन टू द करंट। ये रेजिस्टेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई कंडक्टर करंट को फ्लो करने का कितना विरोध करता है, कितनी अपोजिशन करता है, करंट को अपने में से कितना फ्लो करने से रोकता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से करंट आसानी से नहीं फ्लो करेगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो गुड कंडक्टर कहलाया जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो बैड कंडक्टर कहलाया जाएगा। अब यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, अब यहां से ये भी लिख सकते हैं, सो आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। अब हम इसके यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ V is equal to 1 वोल्ट, मतलब हमने कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, 1 वोल्ट। करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा हो, 1 एम्पियर कर रहा हो, देन R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इस यूनिट को, जो ये जो यूनिट बनता है, इस यूनिट का नाम हम उस साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं, ओम, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हुआ 1 ओम। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1, ये ओमेगा है, इसको ओम पढ़ते हैं, 1 ओम। इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे, दिस इज ओम, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। तो यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, ओम हुआ। ठीक है, इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। इसी यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, जैसे हमें पता लग रहा है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू बी या बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, मान लीजिए हम ग्राफ प्लॉट करें बी और आई के बीच में, बी एंड आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, इधर को आई, इस तरफ को बी। जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा। एज द वैल्यू ऑफ V इंक्रीजेस,
करंट आल्सो इंक्रीजेस। तो कैसा ग्राफ है? द ग्राफ बिटवीन V and I is straight line और इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप होता है इसकी जो इसका तिरछापन है, इस स्लोप को कैलकुलेट करते हैं हम ऐसे। इसकी ये स्लोप, इसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ ग्राफ जो है, स्लोप ऑफ ग्राफ होती है टेंजेंट थीटा। ये यदि थीटा एंगल हो तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है? ये इस तरफ को कौन सी लाइन है? यहां वैल्यू होगी V, यहां वैल्यू होगी करंट की I, तो कौन सी वैल्यू होगी? V अपॉन I। तो ये V अपॉन I किसके बराबर है? अभी हमने पढ़ा V अपॉन I किसके बराबर था? R। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताती है? रेजिस्टेंस बताती है। स्लोप ऑफ BI ग्राफ टेल्स अस अबाउट रेजिस्टेंस। दैट मीन्स यदि स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, यदि स्लोप कम तो रेजिस्टेंस कम। मैं एक और ग्राफ बना देता हूं। ये हमने दो कंडक्टर लिए, ये कंडक्टर ए के लिए है, ये कंडक्टर बी के लिए है। ये ग्राफ ए कंडक्टर के लिए, ये ग्राफ बी कंडक्टर के लिए। यहां से क्या पता चल रहा है कि जो स्लोप है वो किसकी ज्यादा है? कंडक्टर ए के लिए या कंडक्टर बी के लिए? ये जो तिरछापन है इसकी, इस ग्राफ की स्लोप किसके लिए ज्यादा है? कंडक्टर बी की स्लोप क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब है जो कंडक्टर बी का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। यदि मैं ग्राफ बी और आई के बीच में चेंज कर दूं इसको, यदि मैं ग्राफ ऐसे बना दूं, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसको जस्ट आप अंडरस्टैंड करें। मैं इस तरफ को बी ले लूं, इस तरफ को आई ले लूं, तो ये जो ग्राफ है बिटवीन आई एंड वी, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। एक ग्राफ यहां पे ए, अब इसकी स्लोप भी देख लीजिए। ये इस तरफ को बी है, ये इस तरफ को आई है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ आई बी ग्राफ कितनी होगी? इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके बराबर है? आई, आई अपॉन बेस बी। हमने ये पढ़ा है कि बी अपॉन आई किसके बराबर होता है? आर के बराबर। तो आई अपॉन बी किसके बराबर होगा? 1 अपॉन आर के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्सली। यदि स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। यदि स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास दूसरा ग्राफ है वो ऐसे है बी के लिए। अब यहां पे बताइए मुझे किसकी स्लोप ज्यादा है, ए के लिए या बी के लिए? यहां स्लोप जो है वो ए की ज्यादा है, कम किसकी है? बी की। तो जिसकी स्लोप कम होगी आई बी ग्राफ में, जिसकी स्लोप कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कहने का मतलब जो बी आई ग्राफ की स्लोप है वो आपको किस चीज का मेजर देती है, किस चीज की वैल्यू देती है? रेजिस्टेंस की। ठीक है, यदि स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मैंने आपको रेजिस्टेंस के यूनिट भी बता दिए। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम्स। इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं आप। रेजिस्टेंस के डायमेंशन क्या होंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ आर, रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन आई।
तो आपको V के डायमेंशन पता होना चाहिए, I के पता होना चाहिए। V क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने पढ़ा है W/Q, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W के यूनिट क्या होते हैं? वर्क होता है mL2T-2 अपॉन, चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, क्योंकि करंट किसके बराबर होता है? चार्ज बटे टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो क्या बन गया? करंट के A, टाइम के T, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? mL2, ये T ऊपर जाएगा, T की पावर -3, A भी ऊपर जाएगा, A की पावर -1, तो क्या बन गए? R इज इक्वल टू mL2 T-3 A की पावर -1 अपॉन, नीचे क्या करंट है? करंट के डायमेंशन A, तो क्या बन गए? mL2 T की पावर -3, A चला गया ऊपर, तो A की पावर -2, -1 पहले है, -1 एक और जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा? ये इसके डायमेंशन हो गए। सिंपल, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, यू कैन इजीली फाइंड। इसको जितनी ज्यादा बार आप इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे, कहां से वो वैल्यू आपके पास आ रही है, उस वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, ये किस बात पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स on which resistance of a conductor depends are, कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है? वो कौन कौन से फैक्टर हैं, उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। पहला फैक्टर तो ये है कि वो डिपेंड करता है कि कंडक्टर कौन से मटेरियल का बना है। जैसे सिल्वर का है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, कॉपर है तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, एल्यूमिनियम है तो थोड़ा और ज्यादा है, आयरन है तो थोड़ा और ज्यादा है। तो जो मटेरियल है उसकी नेचर के ऊपर, नंबर 1 इज नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है। नंबर 2, ये जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेंथ ज्यादा है, कंडक्टर बहुत लंबा है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। कंडक्टर छोटा होगा, लेंथ उसकी कम होगी, कम लंबी तार लेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। सेकेंड इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर L। नंबर 3, रेजिस्टेंस, यदि मोटी वायर है, वायर बहुत मोटी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आप एक पतली सी वायर लेते हैं तो उसका एरिया जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। मोटी वायर लेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यदि मोटी वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। यदि पतली वायर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area of cross section. Resistance is inversely proportional to area of cross section of the wire. हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं। यहां तो कोई ऐसा फैक्टर बता नहीं रहा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही है, तो इन तीनों को, इन तीनों रिलेशन से, इन तीनों सूत्रों से हमें ये पता चल रहा है, therefore R is proportional to L के ऊपर भी है और A के ऊपर भी है, like this. R is proportional to L upon A और R इज इक्वल टू, हमेशा जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट जो है वो रो है, रो। इस रो के साथ नीचे वर्ड लगा देते हैं हम S, ये स्पेसिफिक है। रो L अपॉन A, ये फार्मूला आया हमारे पास रेजिस्टेंस का। यहां रो S क्या है? हियर रो S is specific resistance of the material, उस material का specific resistance।
ये कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचर ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल का ये रो एस अलग अलग होगा। कॉपर के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, आयरन होगा तो इसकी वैल्यू अलग होगी, सिल्वर होगा तो इसकी वैल्यू इसकी अलग होगी। तो ये जो रो एस है ये फैक्टर कौन बता रहा है, ये इस वैल्यू को शो कर रहा है। अब इस रो एस को अंडरस्टैंड करेंगे। देयरफॉर ये रो एस किसके बराबर हो गया, बाकियों को ए ऊपर चला जाएगा, आर इंटू ए, एल नीचे आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। अब यहां से हम इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं और इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। इसके यूनिट क्या होंगे, रो एस के, हम मान लेते हैं इफ आर इज इक्वल टू 1 ओम, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, therefore unit of रो s इज इक्वल टू, आर की यूनिट क्या हुई, मैं ओम को ऐसे लिखता हूं, ओम 1 ओम इंटू मीटर स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, अपॉन मीटर 1 मीटर, 1 मीटर से ऊपर मीटर कट जाता है, देयरफॉर रो एस इज इक्वल टू ओम मीटर। क्या यूनिट बने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, ओम मीटर, ओम मीटर। अब आपने इसके डायमेंशन निकालने हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रो एस। अब बहुत आसान है, हमने आर के डायमेंशन निकाले अभी, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, वो निकाले अभी हमने। ए के, ए जो है यहां एरिया है, एरिया के डायमेंशन L2, यहां L है ये लेंथ, यहां कंफ्यूजन नहीं होना, इसको कहीं एम्पियर नहीं पढ़ लेना, ये एरिया है, ये लेंथ है L, L के डायमेंशन भी L, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इसके डायमेंशन निकालने हैं, क्या डायमेंशन होते हैं। अब हम यहां एक डिफाइन करेंगे इसको, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे, क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैं इस फार्मूले से एज आर इज इक्वल टू रो एस एल अपॉन ए, करेक्ट। यदि मैं एल को 1 ले लूं, मतलब 1 यूनिट लेंथ ले लूं, एरिया को भी 1 ले लूं, एरिया भी 1 यूनिट है, देन आर इज इक्वल टू रो एस। यहां से डेफिनेशन देंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। क्या डेफिनेशन हुई यहां से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसी वायर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हुज लेंथ इज 1 यूनिट and area of cross section is also 1 unit. Remember again, specific resistance is equal to resistance of a wire of a unit length and unit area of a cross section. अब इन दोनों फार्मूले में, इस फार्मूले में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और आर के बीच में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है हर मटेरियल के लिए, वो उस मटेरियल की लेंथ पे नहीं डिपेंड करती, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस के बराबर उस वायर का जिसकी लेंथ ही 1 होती है, जिसका एरिया भी 1 होता है। वेयरएज जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर। यदि लेंथ को दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, यदि लेंथ एरिया को दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर नहीं बदलता, लेंथ के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती है, ये सेम वैल्यू रहती है, क्योंकि ये वैल्यू ही रेजिस्टेंस की है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट है। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस के यूनिट बता दिए, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो मैंने आपको बता दिया।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको ये बता दिया, मैंने ओम्स लॉ आपको बता दिया। अब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या आता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को लिखते हैं हम बाई लेटर कैपिटल जी। कंडक्टेंस को क्या लिखते हैं? कैपिटल जी। तो कैपिटल जी जो है वो उल्टा है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। दैट मीन्स कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उल्टा है। रेजिस्टेंस होता है विरोध करना, कंडक्टेंस होता है अलाउ करना। तो एक करंट को विरोध करने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, करंट को अपने में से पास करने की प्रॉपर्टी को कंडक्टेंस बोलते हैं। तो इसके यूनिट भी क्या होंगे कंडक्टेंस के? जैसे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम। तो क्या बन गए? ओम इनवर्स। क्या बन गए? ओम इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? MHO भी लिख सकते हैं। MHO उल्टा लिख दिया मैंने, मो। इसको साइमन भी कहते हैं, SIEMEN। तो कंडक्टेंस के यूनिट ओम इनवर्स भी लिखते हैं, मोह भी लिखते हैं, साइमन भी लिखते हैं। इसी तरह से ये जो रेजिस्टिविटी है रो, इसका उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। इसको लिखते हैं हम सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρs। तो कंडक्टिविटी क्या हुई? कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल, उल्टी। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसके यूनिट भी क्या होंगे? जो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, क्या होंगे? जो इसके उल्टे हैं, बोलिए क्या थे? 1/ρs के यूनिट हमने निकाले थे ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। तो क्या बन गए? ऊपर चला गया ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ये जो ओम है इसको क्या लिखा है मैंने? इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम, OHM इनवर्स, मीटर इनवर्स। इस ओम इनवर्स का एक और नाम दिया था मैंने, MHO, उल्टा कर दिया मैंने। आगे मीटर इनवर्स, इस MHO को एक और नाम दिया था मैंने, साइमन। और आगे मीटर इनवर्स। तो ये इसके यूनिट हो गए। आप किसी भी यूज कर सकते हैं। आप ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, आप मो मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, आप साइमन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। अब आपने जो कैलकुलेट करना है वो आपने डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन ऑफ जी का मतलब कंडक्टेंस, एंड सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी। इनके डायमेंशन को कैलकुलेट करना है। क्यों? बहुत आसान है। यदि आपको रेजिस्टेंस के कैलकुलेट मालूम है तो उनके उल्टे हो जाएंगे। जैसे M2 है, रेजिस्टेंस के M2 L2, तो वो M कहां चला जाएगा? ऊपर, M-2 L-2 ऐसे हो जाएंगे। और आपने रेजिस्टिविटी के भी निकाले हैं डायमेंशन, तो कंडक्टिविटी के क्या हो जाएंगे? रेजिस्टिविटी के उल्टे हो जाएंगे। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आमतौर पे आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। इसी के ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं नेक्स्ट आपको इसमें भेजूंगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करते हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं दूंगा भी आपको सॉल्व करने के लिए। और उन छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आप सर्च आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।